Good evening, student. My name is Akanksha Avasthi. I am going to take lecture for the chapter first and second for the subject of human anatomy and physiology. I am going to share my slide. If it is visible, then please text me yes or no. Okay. Is it visible? आप सभी को ये slide दिख रही है? आप प्लीज मैसेज करें मुझे। जी धन्यवाद, थैंक यू। देखिए सबसे मतलब आज हम चैप्टर 1 एंड 2, क्योंकि आप लोग की डिमांड थी कि हम सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ें, है ना। तो एचएपी का कंटेंट है आज चैप्टर 1 एंड 2 का। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप सभी जानते हैं, इसमें हम मानव शरीर के में जितने अंग हैं उनकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि आंख हुई, नाक हुआ, कान हुआ, हृदय हुआ, लंग्स हुए, एवरीथिंग जो भी है ह्यूमन बॉडी में उसकी संरचना, वो कैसे बना है और वो कार्य कैसे करता है। ठीक है। फिजियोलॉजी का मतलब कार्य कैसे करता है, और ये एनाटॉमी का मतलब मानव शरीर की संरचना। हिंदी, हाँ, समटाइम आई एम डूइंग मिस्टेक्स। संरचना, ओके। तो मानव शरीर की संरचना और उनके कार्य का अध्ययन करना। अब हम जैसे ये इस पे आते हैं कि एनाटॉमी क्या है। डिफाइंड टर्म एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, स्ट्रक्चर माने उनकी बनावट, ठीक है, बॉडी की बनावट की वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो एनाटॉमी एक साइंटिफिक, इसीलिए तो साइंस के हम लोग बायो लेते हैं, मेडिकल स्टडी वाले हैं। तो साइंटिफिक स्टडी है ये, जिसमें हम बॉडी की संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो क्या है एनाटॉमी? एक साइंटिफिक स्टडी है, वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें हम क्या ज्ञात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी के बारे में पता लगाते हैं, उनको जानते हैं। एनाटॉमी इज द ग्रीक वर्ड दैट मीन्स टू कट अपार्ट। दैट मीन्स इफ वी कट समथिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज नोन एज एनाटॉमी। यहाँ पे कह रहे हैं, बड़ा इंग्लिश में पेचीदा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सरल है ये। एनाटॉमी इज द ग्रीक वर्ड। एनाटॉमी कैसा शब्द है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? टू कट अपार्ट। जैसे एक तुमने तरबूज का मौसम है आजकल, लिया और उसे कट कर दिया, कट करके अलग अलग कर दिया। तो एनाटॉमी ग्रीक वर्ड से बना हुआ एक शब्द है, और जिसका मतलब है आप किसी चीज को काट के अलग अलग कर दें। दैट मीन्स इफ वी कट समथिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी चीज को कट करते हैं, ठीक है, इफ वी कट समथिंग, हम अगर किसी वस्तु को कट करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज नोन एज एनाटॉमी। जब तक हमने उसे कट नहीं किया वो एनाटॉमी नहीं कहलाएगा। जब हम उसे कट कर देते हैं और फिर उस स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो तब हम उसे एनाटॉमी कहते हैं। लेकिन आप लोग इतना कंफ्यूज नहीं हुई है, सिर्फ ये पहली लाइन भी लिख के आप इसकी डेफिनेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं कि एनाटॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। बस आप ये एक लाइन लिख सकते हैं। ठीक है। सम स्ट्रक्चर्स आर वेरी लार्ज एंड सम आर वेरी स्मॉल। बहुत सारे ऐसे बॉडी में पार्ट्स होते हैं जो बहुत छोटे और बहुत बड़े होते हैं। सम कैन बी व्यूड फ्रॉम नेकेड आई। कुछ तो हम ऐसे अपनी नॉर्मल आंखों से देख लेते हैं, और कुछ को हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो एनाटॉमी हो गई आपकी। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। फिजियोलॉजी क्या है? जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि फिजियोलॉजी मतलब बॉडी के किसी भी ऑर्गन कैसे काम करता है, कार्य उसका काम करना। ठीक है, वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, बॉडी, शरीर की जो भी ऑर्गन्स हैं, अंग हैं। फिजियोलॉजी सिंपली मीन्स फंक्शनिंग ऑफ एनीथिंग। इसका साधारण मतलब है कि फंक्शनिंग ऑफ, कोई भी चीज काम कर रही है, फंक्शनिंग ऑफ एनीथिंग। हमारे शरीर में कोई भी चीज, आंख है, नाक है, हाथ है, पैर है, उंगली, कुछ भी, समथिंग, वो जो भी काम करे, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी।
फॉर एग्जाम्पल, हार्ट इज पंपिंग द ब्लड, जैसे हमारा हृदय ब्लड को पंप कर रहा है, अशुद्ध ब्लड को शुद्ध कराने के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर कराने के लिए, फिर प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए उसको पंप करना पड़ता है, ठीक है। तो सर इट्स फंक्शनिंग विल बी नोन एज फिजियोलॉजी। तो इसलिए इसका पंप करने का काम ही इसकी फिजियोलॉजी है। किसका पंप करने का काम? हार्ट का पंप करने का काम ही इसका फिजियोलॉजी है। अगर मान लो मेरा काम है कि मुझे सुबह रोज 4 पराठे बनाने हैं, तो दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ आकांक्षावस्थी। इफ आई एम द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मान लो मैं एक ऑर्गन हूँ ह्यूमन बॉडी में, मेरा नाम आकांक्षावस्थी है और मैं डेली 4 पराठे बनाती हूँ, तो ये 4 पराठे बनाना मेरा कार्य है और यही मेरा कार्य ही मेरी फिजियोलॉजी कही जाएगी। उसी तरह हार्ट का ब्लड को पंप करना ही उसकी फिजियोलॉजी कही जाएगी, ठीक है। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। फिजियोलॉजी हमें अध्ययन करवाती है रासायनिक, भौतिक स्ट्रक्चर्स, आकारकीय, शरीर के आकार का, मतलब जो हमारी सेल है, सेल का हम सिर्फ आकार नहीं देखते हैं कि ये इतने एंगस्ट्रॉम लंबी और इतनी पतली, इतनी छोटी होती है। हम ये भी देखते हैं कि भैया वो जो सेल वॉल होती है, बाइलिपिड फॉस्फेट लेयर होती है, 2 लिपिड और उसमें फॉस्फेट और प्रोटीन उसमें एंकर्ड होते हैं। तो हमें केमिस्ट्री भी पता है, हमारे जो शारीरिक स्ट्रक्चर्स हैं उनकी क्या केमिस्ट्री है और उनकी क्या फिजिक्स है, ठीक है। दोनों चीजों के बारे में हम जान रहे हैं। एंड द वेज इन विच दे वर्क टुगेदर टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट, और वो तरीके भी जानते हैं जिसमें बॉडी एक साथ मिलकर काम करती है और बॉडी की आवश्यकताओं को पूरा करती है। हमारा सारा शरीर 16 के 16 सिस्टम, 16 के 16 तंत्र, चाहे वो श्वसन तंत्र हो, उत्सर्जी तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जितने भी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सारे सिस्टम एक साथ मिलके हमारी बॉडी की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेल। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल सबसे छोटी और सबसे बेसिक मतलब सबसे जरूरी, और लिविंग मतलब जीवित, आकारकीय और क्रियात्मक इकाई, यूनिट माने इकाई, हिस्सा, ठीक है। जैसे घर को बनाने के लिए ईंट उसका सबसे छोटा इकाई है, ईंट ब्रिक, वैसे ही जो सेल है वो हमारी सबसे छोटी, सबसे जरूरी, जीवित, आकार की और क्रियात्मक इकाई है हमारे शरीर की। हमारे शरीर में ये पाए जाने वाला सबसे सूक्ष्म स्ट्रक्चर है। टिश्यू क्या है? जब ये कई सारे सेल एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यू, या उतक भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? उतक। अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फिजिकल कैरेक्टर्स, ऐसी कोशिकाएं जिनका फिजिकल कैरेक्टर मतलब जिनका स्वरूप, जिनका साइज, शेप एक जैसा होगा और वो एक साथ मिलके एक स्पेशल काम को अंजाम देती हैं, तो वो कही जाती हैं टिश्यू। टिश्यू क्या है? ग्रुप या कलेक्शन ऑफ सेल्स है, और वो सेल्स की कंडीशन है कि वो दिखने में और कार्य में एक समान होती हैं, तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या स्कोप है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का? दे प्रोवाइड अस द फंडामेंटल नॉलेज about the human body and help us to know about various organs in the body and how they function. Anatomy और physiology हमें क्या बताती? बेसिक नॉलेज, जानकारी देती है कि कैसे मानव शरीर काम करता है, उसके विभिन्न अंग कैसे काम करते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में डिफरेंट ऑर्गन्स कौन है, मानव शरीर कैसा दिखता है और क्या संरचना है, और वो कैसे कार्य करती है। आंख कैसे देखने का काम करती है, नाक कैसे सूंघने का काम करती है, हृदय कैसे रुधिर को, शुद्ध रुधिर या ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। यूरिनरी सिस्टम कैसे यूरिन को या ब्लड को छानने का काम करती है, यूरिन को बाहर निकालने का काम करती है शरीर से। तो ये सारी बातें हमें इसकी जानकारी इसी सब्जेक्ट से मिलती है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी।
नेक्स्ट, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डिजीज पैथोफिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमें ये भी बताती है, ये भी समझाती है कि जो बीमारियां हैं, डिजीजेस माने बच्चों, क्यों नहीं चल रहा है, हाँ, डिजीजेस माने बीमारियां, कि हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं वो कैसे होती हैं। पैथोफिजियोलॉजी मतलब रोग कैसे हो रहा है शरीर में, रोग कैसे उत्पन्न होता है, कैसे पैदा होता है शरीर में, ठीक है, ये ना है थोड़ा सा। तो रोग कैसे पैदा होता है, कैसे स्टार्टिंग होती है किसी डिजीज की, और कैसे वो रोग बन जाता है, इसकी भी स्टडी हम ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजिस्ट करते हैं। यदि मान लो हमें हार्ट का स्ट्रक्चर पता है, हमें हार्ट का काम पता है, लेकिन हार्ट अपना काम सही से नहीं कर रही है, इसलिए हमारा बीपी 120/80 ना हो के 80/70 हो गया, दिस इज द रॉन्ग बीपी। ये बीपी पे तो हम कितने दिन जिंदा रहेंगे, नॉर्मल बीपी तो ये है ना। तो हार्ट में ऐसा क्या दिक्कत आ गया कि बीपी इतना गड़बड़ हो गया। तो हम हार्ट की अगर सारी संरचना, सारे स्ट्रक्चर, जैसे आपके पास कोई मान लो एक आयरन है जिससे आप कपड़ा प्रेस करते हो, आपने उसका एक एक पेज खोल के देख लिया है, सब पता है आपको उसके बारे में कि कहाँ से ये कौन सा पुर्जा किस काम आता है। तो यदि आपका प्रेस खराब होता है और गर्म नहीं होता है, तो आपको पता है कि ये कैसे बना है, ये कहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में खराबी आई है, तो हम कैसे सही करें कि जिससे हमारा आयरन, हमारा प्रेस करने वाला वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो फिर से काम करे, हम कपड़ा इस्त्री कर सके, ठीक है। तो सेम वही है। हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमें एक इंजीनियर जैसा बना देता है, हमें बताता है कि हमारा शरीर कैसा है, उसका एक एक स्ट्रक्चर कैसा दिखता है और हर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो अगर कोई बीमारी पैदा होती है तो उसे कैसे सही कर सकते हैं, इसका अध्ययन हम इस सब्जेक्ट से करते हैं, ठीक है। इट विल हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। नॉर्मल फंक्शनिंग मतलब 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कना चाहिए, लेकिन अगर वो 1 मिनट में 72 बार नहीं धड़क रहा है, 50 बार धड़क रहा है या 100 बार धड़क रहा है, तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज एबनॉर्मल। वो साधारण रूप से जैसे बॉडी को काम करना चाहिए वैसे ना काम करके उस दर से कम या ज्यादा काम कर रही है, तो वो गलत है। तो इस चीज का भी पता करना कि साधारण दर से काम कर रही है बॉडी या असाधारण दर से, ये भी हमें इससे पता चलता है। नेक्स्ट, इट विल हेल्प अस टू कंडक्ट वेरियस रिसर्चेस इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। अब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमें ये भी बताती है, जो शोध होते हैं ना, जैसे शोध क्या, कोरोना पे शोध हो रहा है ना, रिसर्च हो रहा है उसके वायरस पे, कि ऐसा कैसा दवाई बनाए कि इस वायरस को ही हम सही कर दें, मार दें, हमें ना परेशान करे ये वायरस। तो वो जो शोध होते हैं ना, क्योंकि हमें कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर पता है, हमें मानव शरीर का स्ट्रक्चर पता है, तो अगर हम दोनों के स्ट्रक्चर और दोनों की बाइंडिंग को समझते हैं, तो ऐसा क्या करें कि दोनों की बाइंडिंग ही ना हो पाए, ऐसा क्या करें कि वो हमारे शरीर में आए और हम ऐसी कोई दवा उसमें डाल के रखें कि जैसे वो वायरस आए हमारे शरीर में वो दवा उसे जाके किल कर दे। तो ये शोध जो होते हैं उनके लिए भी आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बेस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे स्कोप पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस दिशा में HAP सब्जेक्ट हमें मदद करता है। नेक्स्ट, by this we will get to know more about normal and abnormal parameters of the body. अगर हमें HAP पूर्णतया समझ में आती है, हम समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हम बहुत अच्छे से जान जाते हैं कि हमारे शरीर में क्या साधारण है और क्या असाधारण है, ग्लूकोज लेवल किस लेवल पे साधारण है और किस लेवल पे असाधारण है। और अब शुगर के पेशेंट बन गए, किस लेवल पे लिपिड है तो आप नॉर्मल हैं, लेकिन ज्यादा बढ़ गया तो आप तो कोलेस्ट्रॉल का बीमारी हो गया, आप हाइपरलिपिडेमिक हो गए। तो लेवल्स क्या हैं, आपका रेंज क्या है, ऑक्सीजन की दर क्या है, श्वसन की दर क्या है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, शुगर का लेवल क्या है, ठीक है, हमारे यूरिन में कितना लेवल है शुगर का, तो हम शुगर वाले पेशेंट हैं, या कितना नहीं है तो हम नहीं हैं। तो ये सब जज करने के लिए HAP पता होना चाहिए, तो ये इसका स्कोप है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, अब देखिए प्लेन्स ऑफ द बॉडी।
आप यहाँ पे देख रहे होंगे सैजिटल प्लेन। आपको कैसा लग रहा है ये कि ऐसे खरबूज, जैसे ये मानव शरीर है, इसके बीचों बीच में काट दिया लंबा सा ऐसे वर्टिकल, तो दैट इज कॉल्ड सैजिटल। और अगर हमने चौड़ाई में काट दिया दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स, बेड़ा कट। और ये कोरोनल का देखिए, ये लंबाई मीडियली नहीं कटा है, ये एक्चुअली ये कैसे कटा है, इसको कैसा सेक्शन बोलेंगे, इसको कोरोनल प्लेन बोलेंगे। जब बॉडी यहाँ पे बॉडी सैजिटल प्लेन क्या करती है, बॉडी को दो हिस्से में इक्वल बांटती है, बट कोरोनल प्लेन क्या करता है, बॉडी को आगे भाग और पीछे भाग में बांटती है। ठीक है, आगे का भाग और पीछे का भाग में बांटने के लिए दैट वी यूज कोरोनल प्लेन, ऐसा कट मारना पड़ेगा। और सैजिटल प्लेन के लिए हमको कैसे कट मारना है, सैजिटल प्लेन के लिए हमको बीचों बीच में, जैसे बीच का मांग होता है जिधर सिंदूर भरती है लेडीज, ऐसा बीचों बीच में कट मारते हैं तो सैजिटल है। और चौड़ाई में कट मारते हैं, बॉडी को आधा ऊपर आधा नीचे बांटते हैं, तो दैट इज ट्रांसवर्स। अब आया सेल, डायग्राम ऑफ ह्यूमन सेल। देखो कैसे दिखता है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है, मतलब ये न्यूक्लियस है एक्चुअली, उसके ऊपर इसका कवर है। ठीक है, मान लो इसकी गद्दी है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियस का लिफाफा जिसमें न्यूक्लियस सुरक्षित है। और ये छोटे छोटे दान छेद हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और ये न्यूक्लियस है। और इसके बाद ये न्यूक्लियस की वाइफ है, मतलब हम लोग ऐसे पढ़ते थे न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, केंद्रिका, केंद्रक की केंद्रिका। ठीक है, और ये केंद्रक है। तो और राइबोसोम्स हैं, ये छोटे छोटे कण हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। ये सेंट्रियोल्स है, ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। सेल का क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर आता है। ठीक है, 10 नंबर ऐसे फिक्स है आपका अगर आप ये क्वेश्चन तैयार करते हैं विद स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म वो लिक्विड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है। ठीक है, सिक्रेटरी वेसिकल्स, जहां से जैसे बॉडी सेल ना जब ऐसा स्वरूप ले लेती है तो यहाँ से कोई चीज अंदर से बाहर निकालती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर दाने ना हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर छोटे छोटे कण हो, गोल्जी अपरेटस जो प्रोटीन को शॉर्ट और प्रोसेस करती है और पैक करती है, लाइसोसोम्स जो एंजाइमेटिक मतलब ऐसे लाइसोजाइम्स देती है तो बैक्टीरिया वगैरह को मारते हैं, वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर तैयार करिए विद स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका अच्छा भी है, आप यहाँ से कर सकते हैं बहुत आराम से। डिफरेंशिएट कंपोनेंट पार्ट ऑफ सेल्स, सेल के अंदर क्या क्या हिस्से हैं, पार्ट्स क्या हैं, सेल के हिस्से क्या क्या हैं, सब जगह हिस्सा लगता है। माँ बाप की प्रॉपर्टी का हिस्सा लगता है, सेल का भी हिस्सा है। सेल का एक हिस्सा न्यूक्लियस है, एक है कोशिका द्रव्य। व्हाट इज दिस इज कॉल्ड कोशिका द्रव्य। ठीक है, और ये केंद्रक। ठीक है, अब केंद्रक के पास क्या क्या है, केंद्रक न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक्चुअली दिस डॉट इज नॉट हियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके पास, उसका खोल है, उसका कवर है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते थे। डीएनए है, न्यूक्लियोलाई है, केंद्र का न्यूक्लियोप्लाज्म है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे केंद्रक का एक द्रव्य होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, और क्रोमैटिन होता है, ये याद करिएगा, वेरी बहुत अच्छा है ये सेल को लिखने के लिए। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल वॉल है। अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल क्या है, उस कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, माइक्रोसोम्स। बहुत अच्छा है वो स्ट्रक्चर, और ये बनाते हैं कितना बहुत अच्छा कंटेंट है, ये स्वीट एंड शॉर्ट और बढ़िया है। अब आया माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, एक ऐसा ऑर्गेनेल जिसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन बाउंड, जिसे हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ झिल्ली थी वैसे माइटोकॉन्ड्रिया के। In the cell which helps in the generation of energy in the form of ATP, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा बनाना।
क्या बनाना? ऊर्जा या एटीपी का सिंथेसिस करना। किसके अंदर? कोशिका को कौन देगा एनर्जी? माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। यही एक कारण है क्योंकि ये एटीपी बनाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं कोशिका का। समझे? नेक्स्ट, द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये एटीपी ऐसे तो बन नहीं जा रहा है जादुई चमत्कार से। जो फूड हम खाते हैं उसका जब ऑक्सीकरण होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन करती, जब सेल हमारी श्वसन कर रही होती है और फूड का ऑक्सीडेशन होता है, उस दौरान एनर्जी बनती है, वही माइटोकॉन्ड्रिया हमें देती है सेल को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है once it also helps in various processes like cell cycle, cell growth, cell death, cell signaling। माइटोकॉन्ड्रिया और भी बहुत सारे सेल साइकिल आपको पता है, माइटोसिस, मियोसिस, अर्धसूत्री, समसूत्री विभाजन, सेल का ग्रोथ होना, सेल की डेथ होना, सेल का मरना और सेल का सिग्नल करना। एक सेल में प्रॉब्लम है ना, जैसे एक जगह आपको चोट लगी तो सारे ब्लड की डब्ल्यूबीसी उसी कट के पास क्यों आ जाती है जहाँ कट लगा होता है? क्योंकि सेल चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ मुझे चोट लगी है, तो दूसरे सेल उस सिग्नल को सुन के वहां आ जाती हैं। तो ये सारा काम करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है। सेल साइकिल, सेल ग्रोथ, सेल डेथ, सेल सिग्नल। नेक्स्ट, इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया के पास दोहरी झिल्ली होती है। Outer membrane contains transport protein which help in the transportation of various ion atoms across the organelle। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसका काम होता है ट्रांसपोर्ट। जैसे बस से हम ट्रांसपोर्ट होते हैं वैसे वो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करती है, सबसे बाहरी मेम्ब्रेन। ठीक है, बहुत सारे आयंस का ट्रांसपोर्ट करती है, एटम्स, अणुओं का ट्रांसपोर्ट करती है ऑर्गेनेल के आर पार माइटोकॉन्ड्रिया के। नेक्स्ट, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की क्या करती है? वो फिंगर जैसी दिखती है। इनर मेम्ब्रेन अंदर जैसे ना, ऐसे से, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बाहरी लेयर है, अंदर वाली लेयर ऐसे होती है, सॉरी ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे उंगली जैसा बना हुआ होता है अंदर वाली लेयर में। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसमें, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टी। They have F1 particle for oxysomes, और यहाँ पे F1 पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं। मे भी पूछ ले ये क्वेश्चन 1 नंबर में कि F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम्स, या तो F1 पार्टिकल करके पूछ ले या पूछे ऑक्सीसोम्स कहाँ होते हैं, तो आप सिंपली बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर में, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिस्टी में होते हैं। नेक्स्ट, इट हैज अ मैट्रिक्स इन विच फ्लूइड इज प्रेजेंट। अब ये जो इनर लेयर है ना, यहाँ पे मैट्रिक्स होता है जिसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसमें बहुत सारे वेरियस साइक्लिक कंडक्शन होते हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल यहीं पे चलती है जिससे एटीपी बनती है। नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर दिखाया है इन्होंने कि डीएनए यहाँ उपस्थित है, मैट्रिक्स है, ये नीला नीला स्पेस है, इसमें राइबोसोम्स हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम होता है, वो अपनी प्रोटीन खुद बनाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स कहते हैं उसे। इनर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टी है, आउटर, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, वेरी गुड स्ट्रक्चर है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन, इट ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसे, कोशिका भित्ति अलग चीज है। इट इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन विच अलाउज सर्टेन थिंग्स टू पास थ्रू इट। यह एक सेलेक्टिव, जैसे आप सेलेक्टिव है ना, करेला नहीं खाएंगे, आपको आलू प्याज खाना है, पनीर खाना है, वैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ी सेलेक्टिव है, बड़ी चूजी है, हर चीज को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देती, ना हर चीज को अपने शरीर अपने अंदर से निकलने देती है। तो परमिएबिलिटी ये बहुत सेलेक्टिवली क्रिएट करती है। थर्ड, इट इज मेड अप ऑफ मेनली प्रोटीन्स, लिपिड। किससे बनी होती है? ये मोस्टली प्रोटीन और लिपिड से बनी हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन। It acts as a barrier in between the external and internal environment of cell। ये कोशिका के आंतरिक और बाह्य वातावरण के रूप के बीच में एक बैरियर का काम करता है। ना अंदर का चीज बाहर की वजह से डिस्टर्ब होगा, ना बाहर के वातावरण से अंदर का वातावरण सेल का।
बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, इसकी प्रैक्टिस करिए। देखिए ये प्रोटीन्स हैं ब्लू वाले, इन प्रोटीन्स के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये देखिए ये बाइलिपिड लेयर होती है ना, आधी लेयर इधर आधी लेयर इधर, और बीच में क्या प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, लिपिड बाइलिपिड प्रोटीन लेयर है ना, ये बीच बीच में प्रोटीन है, और ऊपर नीचे येलो येलो आपके क्या है, आपके मतलब लिपिड्स लेयर हैं, और ये बीच बीच में आपके प्रोटीन उपस्थित हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, अच्छा है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्या करती है सेल मेम्ब्रेन, बहुत आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काम लिखिए, या कह देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिखिए, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी पूछेगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब ये बड़ा इनके लिए कॉमन शब्द है, जैसे माँ बाप के लिए घर का नाम बच्चे का, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी कॉमन टर्म फॉर द सेल मेम्ब्रेन। बहुत यूजुअली इस टर्मिनोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। नंबर 1 प्रोटेक्शन। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, हमारे सर पे छत है तो प्रोटेक्ट है ना बारिश से धूप से, वैसे ही जब कोई चीज किसी चीज से ढकी रहती है तो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो सेल मेम्ब्रेन की छत या दीवार कौन है, सेल मेम्ब्रेन है। तो एक बैरियर की तरह काम करती है बिटवीन द सेल एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। के पीछे भी हमने पढ़ा कि आंतरिक बाह्य वातावरण को सुरक्षित करके रखती है उससे। दूसरा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है कैसे, इट एक्ट एज ए साइटोस्केलेटन एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू इट्स स्ट्रक्चर। साइटोस्केलेटन जैसे हमारा स्केलेटन होता है, अगर स्केलेटन ना हो तो हम क्या है, जमीन पे रेंगते हुए रेप्टाइल बन जाए। स्केलेटन हमें ढांचा देता है ना, तो सेल को भी ढांचा कौन देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए सेल अंडाकार दिखती है, ओवल आकृति की, नहीं तो सेल भी अमीबा की तरह किसी भी शेप में दिखे, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसलिए उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, डेफिनेट शेप है। फिर परमिएबिलिटी, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चुनिंदा पारगम्यता रखती है, हेंस अलाउ सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, इसलिए कुछ ही सब्सटेंस चुनिंदा सब्सटेंस के अंदर से गुजर सकते हैं। देयर आर receptors protein on surface of cells which will help in transportation of information। यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं सेल वॉल की सरफेस पे, जिनका काम होता है जानकारियों का वितरण करना सेल के द्वारा। नेक्स्ट, इट ऑल्सो कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंजाइम की एक्टिविटीज को भी नियंत्रित करती है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल। हमारे कोशिका में जो द्रव्य वाला हिस्सा है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इन विच वेरियस ऑर्गेनेल ऑफ सेल्स आर फ्लोटिंग, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सेल के अंदर वो तैरते रहते हैं। फ्लोट करना मतलब तैरते रहना। मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल्स आर कंडक्टेड इन द साइटोप्लाज्म। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, रासायनिक कैसे लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शंस जितनी होती हैं, that is comes under metabolic activity, chemical reaction comes under metabolic activity, वो सारा किधर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का, वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं का अड्डा है ये, जहाँ पे होती है वो प्लेस देता है केमिकल रिएक्शंस को। इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ सेल्स, ये सेल्स के एक्सपेंशन में उनके बढ़ने में मदद करती। इट प्रोवाइड स्पेस टू ऑर्गेनेल्स टू सस्पेंड इन इट। अब ये साइटोप्लाज्म में एक जगह देते हैं, तभी तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, क्योंकि जगह देगा। इट हैज एंजाइम्स which helps in breaking down of large molecule so that further process can take place। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो लार्ज, एंजाइम का काम क्या होता है, बड़ी चीज को छोटी छोटी चीजों में तोड़ना। अब आया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम, इट इज मेड अप ऑफ मेनी फोल्ड्स एंड स्टेकिंग मेम्ब्रेन। ये बहुत सारे परतों से बना हुआ था। गोल्जी बॉडी देखो ऐसे ऐसे, आपने स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया हो तो ऐसे 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 बना हुआ होता है, ठीक है, ऐसे इस तरीके का मेनी फोल्ड से बना हुआ होता है। स्टेकिंग ऑफ मेम्ब्रेन, जैसे सिक्के की तरह, सिक्के का पाइल बनाओ ना, एक सिक्के के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे ये अरेंज करती है अपनी मेम्ब्रेन को गोल्जी बॉडी, कॉइन स्टेकिंग की तरह, पिलर की तरह सिक्कों के। ये 5 से 8
कप शेप्ड होते हैं, 5 से 8 कप शेप का होता है। ये सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट, देखो 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3, 4 ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं इसमें अलग अलग, और ईच सिस्टर्नी कैरी गोल्जी एंजाइम, और हर कंपार्टमेंट के सिस्टर्नी के पास गोल्जी एंजाइम्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये क्वेश्चन अभी आया था बी फार्मा में कि ये मॉडिफाई, शॉर्ट, अलग थलग करते हैं, छोटे को छोटे के साथ, बड़े को बड़े के साथ, और पैकिंग, मॉडिफाइंग, शॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ, जैसे ताश के पत्ते को आप शॉर्ट करते हो, तो मॉडिफाइंग, शॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस विद इन द सेल। ठीक है, वैसे मेन रूप से प्रोटीन को करता है, यहाँ पे इन्होंने सब्सटेंस लिखा है। दे आल्सो हेल्प इन द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, वही सेम चीज, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन। दे ऐड फॉस्फेट ग्रुप एंड ग्लाइकोप्रोटीन टू लिपिड फ्रॉम द ईआर। ये क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दे ऐड करते हैं फॉस्फेट ग्रुप एंड ग्लाइकोप्रोटीन, किस पे? लिपिड्स पे। कहाँ से लेके आते हैं? ईआर से, ठीक है, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन निर्मित होती है। दे आल्सो हेल्प इन सल्फेशन ऑफ मॉलिक्यूल, सल्फेट ग्रुप लगा के सल्फेशन करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज राइबोसोम? दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल। कुछ इशू है क्या आप लोगों को? दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल। राइबोसोम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। ये आरएनए से और प्रोटीन से बनी हुई होती है। दे कन्वर्ट जेनेटिक कोड इनटू अमीनो एसिड चेन। ये जो भी आनुवंशिक सूचना होती है उसको अमीनो एसिड चेन में रूपांतरित करने का काम राइबोसोम करती है। ये स्पेशलाइज ऑर्गेनेल होते हैं जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल दोनों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट सेल वो होते हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता या डेवलप नहीं होता फुली, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। यूकैरियोट हम लोग जैसे हमारा केंद्रक फुली डेवलप है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री है, प्रोटीन का निर्माण करती है। फंक्शन, इस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कराती है, और असेंबल करना, अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन से निकाल के छोटे छोटे अमाइनो प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स को एक साथ इकट्ठा करना, ये काम होता है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर इन्होंने दिखाया। नेक्स्ट, न्यूक्लियस क्या होते हैं? न्यूक्लियस इज स्फेरिकल शेप, गोलाकृति के होते हैं, आपने देखा है। प्रेजेंट इन द ऑल यूकैरियोटिक सेल, मतलब हम सब यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। फंक्शन, यूकैरियोट कौन यूकैरियोट की हड्डी डेवलप है ना, आई एम सॉरी। फंक्शन क्या है? क्रोमैटिन हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल विच आर द जीन्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। क्रोमैटिन एक तत्व है जो आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसमें सारी आनुवंशिक सूचना होती है। तो आनुवंशिक सूचना को, माँ बाप के गुणों को संग्रह करने की प्रॉपर्टीज में होती है, जिसे ये डिलीवर करता है न्यूक्लियस बच्चों में माँ बाप से। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका होती है, वो क्या करती है? प्रोटीन ऑफ आरएनए को स्टोर करने का काम करती है। न्यूक्लियस क्या करता है? प्रोवाइड द साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन इन विच मैसेंजर आरएनए इज प्रोड्यूस। मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के लिए ट्रांसक्रिप्शन का साइट प्रोवाइड करती है। इसी न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए निर्मित होता है। आई एम सॉरी। The nucleus helps in exchange of hereditary molecule, जो आनुवंशिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, केंद्रक नहीं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा है। आप यहाँ से आप पूरी स्लाइड ही आपकी बहुत अच्छी, आप इससे तैयार कर सकते हैं। इसमें न्यूक्लियर पोर दिखाया है, क्रोमैटिन जो आनुवंशिक सूचना को संग्रह करते हैं, केंद्रिका जो आरएनए को स्टोर करती है, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का द्रव्य, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस की झिल्ली। थैंक यू। आई एम सॉरी। अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो मैं भी क्लास लीड करती हूँ। अभय अग्रवाल। जी बताइए, बताइए अभय। हेलो जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए मैम। जो कल आपने वो कराया था ना मॉडल पेपर, जी मैंने कराया नहीं था, बस आपको शो किया था। कराने हाँ, का तो मतलब एक भी क्वेश्चन आपको हल करवाती।
जी मैम, मतलब हाँ जो आपने करा मतलब बताया था तो आप वो सेंड कर दीजिए, तो उससे मतलब ये है कि वो क्वेश्चन पेपर। जी मैम। अच्छा, उस वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट नहीं मिल सकता है? स्क्रीनशॉट नहीं नहीं मैम, ले सकते? स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं है यहाँ पे, इस ऐप में अलाउ नहीं है और पॉज कर दो तो लिख नहीं सकते? जैसे पॉज कर दिया वीडियो चलते चलते, जो दिख रहा है उसको लिख लो। ऐसा कुछ नहीं संभव है। तो देखिए, मैं सर से कहती हूँ, सर आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा देंगे। मैम ठीक आपकी है, बस ब्रेक हो गई। देखिए बेटा, आप जी जो मैम। वीडियो पढ़ेंगे ना, जी वीडियो मैम। पढ़ते पढ़ते बीच में जैसे पॉज करने का होता है ना जी यूट्यूब पे, मैम। वैसे इसमें भी होगा शायद। तो आप जब पॉज करोगे तो क्वेश्चन लिख लो। अन्यथा मैं सर से कहती हूँ। पॉज पॉज करने का नहीं है मैम इसमें। अच्छा, नहीं है? ना अच्छा पॉज, चलिए, मैं आपसे पॉज भी नहीं कर सकते एंड स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते इसका। ठीक है, तो मैं इसका यही एक हल है कि उदित सर से मैं कहती हूँ, है ना, वो जी आपको वो मैम। क्वेश्चन पेपर इस पे प्रोवाइड कर देंगे। बहुत अच्छा है ना वो क्वेश्चन पेपर, जी आपको मैम। मिल गया, आपको एक आइडिया मिला, है ना? जी मैम। बहुत अच्छा है, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके उसको मैम, हल थैंक भी यू मैम। करिएगा और एक आपको यस मैम। आइडिया रहेगा कि कैसे प्रश्न यस मैम। किए जाते हैं। मैम ठीक एमपी का है ना वो? है जी, एमपी का है जी। जी मैम। जी ओके, थैंक यू मैम। जी। हाँ जी। विनोद चौहान जी, हाँ बताइए विनोद जी, बताइए विनोद जी। हाँ, आपकी आवाज धीरे आ रही, थोड़ा तेज बोले। विनोद, विनोद चौहान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, अगर किसी और को कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, तो मैं क्लास लीव करती हूँ। निहाल पटेल जी, निहाल जी बताइए। हेलो मैम। जी हाँ, बताइए। मैम गोल्गी बॉडीज में फंक्शंस में थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आया। थर्ड पॉइंट समझ में नहीं है? मैंने तो अभी पीपीटी बंद कर दी। और मैम दूसरा क्वेश्चन था कि आप जो करवा रहे हैं वो ही करेंगे तो आसानी से हम निकल जाएंगे ना फार्मेसी। एकदम आसानी से, एकदम। आज मैं की तो पीपीटी बहुत अच्छी थी, एचएपी हाँ, की। शॉर्ट भी थी और अच्छी भी थी। क्योंकि मैं कुछ और नहीं पढ़ रहा, आप जो पढ़ा रहे हो वही कर रहा हूँ। ये सही है, मस्त, पास हो जाओगे एकदम बढ़िया। ठीक तो है, मैम वो पॉइंट समझा दो ना, थर्ड वाला गोल्गी बॉडीज। थर्ड वाला पॉइंट। एक मिनट रुक जाओ, पीपीटी मेरे को ओपन करना पड़ेगा, मैंने बंद कर दिया पीपीटी ना। एक सेकेंड, मुझे देखना पड़ेगा। तो अभी शेयर करना। थर्ड वाला पॉइंट नहीं समझ में आया आपको? शायद थर्ड या फोर्थ था। ठीक है, गॉल्जी बॉडी का ना। हाँ मैम। तो एक सेकेंड, अभी तो शो हो रहा है ना जी। थर्ड पॉइंट नहीं समझ में आया? हाँ ये तो वाला, हाँ दे हाँ। ऐड फॉस्फेट ग्रुप एंड ग्लाइकोप्रोटीन टू लिपिड। जो लिपिड की लेयर होती है ना, लिपिड की लेयर कहाँ होती है? लिपिड फ्रॉम द ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दे ऐड फॉस्फेट ग्रुप एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स टू लिपिड्स। जो भी लिपिड्स कहीं पे भी हैं आपके सेल में, फ्रॉम द ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इनका काम लिपिड्स पे अटैच करवाना। क्या अटैच करवाना? फॉस्फेट ग्रुप का। फॉस्फेट ग्रुप आपको पता है, और क्या ग्लाइकोप्रोटीन्स को। जब हमने पीछे ये स्ट्रक्चर देखा था शायद सेल का, ये देखो, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ये लिपिड पे ही तो अटैच है। ये येलो वाला पोर्शन क्या है? लिपिड लेयर है। ठीक है, इस लिपिड लेयर पे जो प्रोटीन है उसी पे जाके ग्लाइकोप्रोटीन अटैच है ना। तो लिपिड लेयर पे ग्लाइकोप्रोटीन अटैच कराना और फॉस्फेट ग्रुप अटैच कराना, ये किसका काम है? ये आपकी गोल्जी बॉडी का काम है। ठीक है, ये सिंपली एक सीधी बात है कि फॉस्फेट ग्रुप लगा दो या ग्लाइकोप्रोटीन अटैच करा दो। किससे? किस पे? लिपिड पे लगा दो। ठीक है, फ्रॉम द ईआर टू क्रिएट द फॉस्फोलिपिड। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ऑर्गेनेल है
वहां पे तो ये उसके लिपिड में फॉस्फेट लगा के फॉस्फोलिपिड का निर्माण कर देते हैं। भाई अगर लिपिड में फॉस्फेट लगा दिया तो क्या बनेगा? फॉस्फोलिपिड ही तो बन जाएगा ना, दोनों जुड़ जाएंगे तो। और हाँ इसी फॉस्फोलिपिड की वजह से क्या बनता है? सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन इसीलिए तो बना है, फॉस्फेट ग्रुप लगने की वजह से ही सेल मेम्ब्रेन बना है, लिपिड पे फॉस्फेट ग्रुप लगने की वजह से, फॉस्फोलिपिड लेयर। ठीक है, तो यही बात वो साधारणतया कह रहा है उसमें। तो अभी समझ में आया? हाँ मैम। और मैम ये क्वेश्चन था कि गुजरात स्टेट की एग्जाम कब होगी, अगस्त में या फिर जून में? बेटा आप लोग मुझसे ये वाले प्रश्न करते हो, ये सिर्फ उदित सर बता सकते हैं। अच्छा, ठीक है, आपको आइडिया नहीं पड़ा भी? मैं बस पढ़ा रही हूँ, मतलब जैसे इससे ये मैं इतना अपडेट नहीं रहती हूँ। आपके उदित सर को पूर्ण नॉलेज है ना, वो सब चीज देखते रहते हैं, हर स्टेट में क्या हो रहा है पूरी तरह से अपडेटेड है, उनका ये वर्क है ना। मैं इसमें थोड़ा इन्वॉल्व नहीं हूँ, आई एम सॉरी, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है दुनिया की खबर में, सॉरी। और मैम एमसीक्यू आप कब कराओगे, मतलब चैप्टर तो करा रहे हो पर एमसीक्यू इस बार तो 20 आने वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वैसा? देखो बेटा, ये जो क्लास चल रही है ये इस चीज की चल रही है कि मतलब ये क्यों चल रहा है ये क्लास, कि आप पास हो जाएं इतने कम समय में। हमारा जो ठीक एमसीक्यू ये सब जब बहुत डिटेल में शुरू से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो मतलब बहुत, अभी हमारे पास टाइम नहीं है हमारे आपके पास, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस का अगर कुछ होगा तो अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आप वो भी हल कर लेंगे तो जाहिर सी बात है 10 में से 4 तो फंसना ही फंसना है। बट अभी आपको जो फोकस करना है, आपने कल का फॉर्मेट देखा, 20 नंबर ही तो था एमसीक्यू का, बाकी 60 नंबर किसका है? लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन का। और मैंने कल ही कहा था जब भी प्रश्न हल करना शुरू करें सबसे पहले लॉन्ग आंसर, ठीक, उसके बाद शॉर्ट वाला, और सबसे आखिर में वो 20 नंबर वाले छोटे क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि वो 20 नंबर वाले रहते छोटे, घाव करे गंभीर, है ना। वो एक छोटा सा क्वेश्चन अगर तुम हल नहीं कर पाए तो तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तुम डर जाओगे। और जब हम, कोई भी डरता है, अभी आप छोटे हैं ना तो डर को इतना फेस नहीं कर सकते, डर जाओगे। उस डर के हड़बड़ाहट में आप जो अगला प्रश्न करोगे उसमें बहुत सारी गलती कर दोगे। तो हमें डरना नहीं है, ठीक है। हमें पहले वो चीज करनी जो हमारा कंफर्ट जोन है, जो हमें सबसे अच्छे से आती है, जो हमें डराती नहीं है। जैसे मम्मी पापा में मम्मी सबसे अच्छी होती है ना, उनसे डर नहीं लगता है, तो मम्मी के पास जाते हैं ना। तो सेम क्वेश्चन में भी यही देखना है कि सबसे पहले बड़े वाले क्वेश्चंस पे जाना है, ठीक, जो इससे हमें डरना है। और पक्का बड़े क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट फंसते ही फंसते हैं, वो हर साल रिपीटेड होंगे, चाहे जितना सिलेबस बदले चाहे जो हो, वो आते हैं, ठीक है। तो वैसे करो, अभी 20 नंबर पे परेशान ना हो, अभी परेशान हो कि हमारा मोटिव है पास होना, डिप्लोमा निकालना, ठीक है। और अच्छे से पढ़ने का लक्ष्य सेकेंड ईयर से बनाओ, डे फर्स्ट से, ठीक है। अभी टेंशन मत लो, ओके ओके, थैंक। और कोई कुछ पूछना है? कोई आंचल मिश्रा थी, इनका कॉल आ गया तो मैं उनका कॉल नहीं ले पाई। पूछना है किसी को? अब मैं लीड करती हूँ, ठीक है बच्चे। विनोद चौहान जी बताइए। विनोद जी, आंचल मिश्रा का आप फिर से आ गया, बताइए। आंचल मिश्रा आप लेट हो गई हैं, अभी विनोद जी बोल रहे हैं, बताइए जी। मैम आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। बेटा मैं क्या करूं जी। आंचल बताएं, आंचल बताएं। विनोद जी की कॉल कट हो गई। यस मैम। हाँ मैम पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। ठीक है, आप ये सब जो कह रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है, उदित सर सुन रहे हैं, आपको मिल जाएगा। मैं कल से कई बार बोल चुकी हूँ, थोड़ा सा आप जो पढ़ाते हो उसको डिवाइड भी तो करना रहता है, तो मैम उसके लिए लिखना भी जरूरी है, मैम आपको एग्जाम में भी तो लिखना ही है ना, इसलिए मैम आप पीडीएफ प्लीज प्रोवाइड करवा दीजिए। मैंने सर से कई बार कहा, एक बार आप सर से बोल दीजिए। ठीक है, मैं कहती हूँ, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू जी, थैंक यू। नीरज कुमार कुशवाहा जी बताइए। हाँ जी कुशवाहा जी बताइए।
कट गया। ठीक है बच्चों, मैं लीव कर। अरुण और नहीं गया, अरुण किधर गया? ओके, हाँ अरुण जी बताइए। हेलो हाँ अरुण जी बताइए। मैम, ऐसे कह रहे थे कि जो कर्नाटका स्टेट है ना, वहाँ पे जी। क्वेश्चन का जो सिलेबस है ना 4 नंबर और 14 नंबर 2 टाइप का है। तो ये जो आपका आंसर रहता है ना बहुत शॉर्ट रहता है। इस बार हम लोग एग्जाम दे के आए ना, तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। तो उसका रीजन हम लोग पूछे, उन्होंने कहा कंटेंट क्वेश्चन। जी कंटेंट कम लिखा है। तो जी देखिए, ये एक ऐसा जनरलाइज प्लेटफॉर्म है ना, इसमें जी मैक्सिमम स्टफ हमें क्या मिलता है। आप जी कर्नाटका, आप साउथ में हो जहाँ जी पढ़ाई का कितना हाई लेवल है, वो ऑब्वियसली वो हर चीज बहुत टफ करते हैं। उनको पूरा साइंटिस्ट चाहिए, डिप्लोमा भी आप कर रहे हो तो वो उसको साइंटिस्ट बना देंगे। उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, बट हमारे पास जो बच्चे हैं वो सब जी कर्नाटका में नहीं पढ़ रहे हैं। जी हमें, हमारा बेसिक है कि हम सबको इतना ज्ञान दे दें, मतलब इतना शॉर्ट से शॉर्ट बता दें कि जिससे वो जी उसको समझ के लिख के पास हो जाए बस। जी 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 हम एक ऐसी प्रिपरेशन तो करा नहीं रहे हैं कि हमें इसमें साइंटिस्ट बनाना है। इंस्टीट्यूट थोड़ी ना चला रहे हैं, विद्यालय। हम तो बस जी यहाँ पे एक रिलैक्सेशन का एक प्लेटफॉर्म है जी कि जी। आदमी बिना डरे अपने कार्य कर सके, है एक्चुअली ना? होता क्या है मैम ना, वहाँ पे चीटिंग भी बहुत होती है। बट जो अदर स्टेट से बच्चे जाते हैं ना, उनके साथ में बिहेवियर अच्छा नहीं होता। जो उनके स्टेट के बच्चे होते हैं ना, वो काफी कोशिश करते हैं कि इनका क्लियर हो जाए। तो उसमें ये इशू हम लोग जब भी पूछे ना, तो उन्होंने कहा कि आपका आंसर बहुत शॉर्ट है, पूरा नंबर देने जैसा नहीं है। ये सब तकलीफें है। उसमें हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से हम्म क्वेश्चन को, आंसर उसका लॉन्ग करने के लिए से रिलेटिव। मैं जैसे ऐसे समझ रहा था कि मतलब जो भी क्वेश्चन है। आपके पास जो बुक है, रिलेवेंट जी बुक, यहाँ पे आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा। आपके जी पास जो बुक है आप उससे करिए मैनेज, ठीक है? जी आपके पास जी जो बुक है आप खुद उसमें लेक्चर को इलाबोरेट करिए, ठीक है? जी ठीक है, मैं ये आपके लिए है, आप खुद, ये होमवर्क आपका है, आप इसे मैनेज करिए कैसे उसे लॉन्ग करना है, ठीक है? हमारा काम है बेसिक आपको बताना, ठीक है? अब ये मैं बस ये एक लास्ट कॉल लूंगी आलोक जी की, फिर मैं एंड कर रही हूँ क्लास, ठीक है? हाँ आलोक जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, हाँ बताइए। मैं ये बोल रहा था मैम, आपने कल बताया था कि बच्चे का नोट्स अच्छा नहीं रहता है, बच्चे इधर उधर लिख देते हैं ना। हाँ, तो मतलब हम आंसर नंबर ठीक से हाँ नहीं डालते हैं, सेक्शन ठीक से नहीं डालते हैं, हाँ हाँ इसलिए। तो हाँ हाँ हम लोग मतलब हाई स्कूल का पेपर दिए और इंटर तो वैसे ही प्रमोट हो गए। हाई स्कूल में हम लोग को काफी नॉलेज मिल गया कि कैसे आंसर लिखना है, कौन सा आंसर पहले लिखने का है, क्योंकि जो ज्यादा नंबर देते हैं उनको तो पहले लिखूंगा मैं आंसर, क्वेश्चन आंसर नंबर डाल के जो ज्यादा नंबर दे रहे हैं उसको पहले लिखता हूँ। तो ऐसा है मैम, वो बोल रहे हो ना आप बच्चों को फेल कर रहे हो, लेकिन हम लोग भी तो आपके बच्चे हैं, हम लोग को तो भी कोई ऐसा कर सकता है। तो कृपया करके उन लोग को पास मार्किंग दे दिया करो। हम लोग फेल नहीं करते हैं। मैं तो नहीं करती हूँ, मैं तो ढूंढ के, मतलब ना नाम ना पता, लेकिन क्योंकि जी मैं उस मैम ये तो सब्जेक्ट की टीचर हूँ, मैं उसका हाँ आंसर ढूंढती हूँ और उसको उस पर मार्क देती हूँ। लेकिन हाँ, ये हर तो कोई मैं ये नहीं आपने करेगा। हाँ ये रूल तो इज आप रूल, आपको रूल हाँ फॉलो करना है, आपको हाँ आंसर मैम नंबर वो तो डालना ऐसा है, आपको हाँ जल्दबाजी मैं नहीं करनी है, नहीं मैम, मैं ठीक क्या है? आपके मतलब बताए गए मार्क्स पे हम लोग चल रहे हैं। पहले से हम लोग को बताया गया है कि जो बेटा सबसे ज्यादा नंबर देता है पहला उसको सेक्शन वो सेक्शन पहला करो। तो हम लोग वैसे ही क्वेश्चन आंसर नंबर हम लोग का मतलब यूपी में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो विनोद सर थे तो हफ्ता में टेस्ट लेते थे। हफ्ता में टेस्ट लेने का मकसद उनका यही था कि बच्चों की कॉपियां कैसे हो रही है, कॉपी कैसा लिख रहा है वो, उसके ऊपर मतलब पूरा निगरानी रखते थे। तो हम लोगों का लिखने का एक्सपीरियंस जो है उधरी से है। तो आप बता रहे हो मैम, मतलब ये आपको बहुत दिक्कत होता होगा कि कौन सा क्वेश्चन बच्चा लिखा है, आंसर इसका ये मतलब क्या आंसर किसका हाँ है? हाँ ठीक है, ये दिक्कत है। देखिए, मेरा बताने का तरीका था आपको अवेयर करना कि आंसर लिख रहे हैं तो उसका आंसर नंबर भी लिखें, जी ठीक है? मैम। बस यही था।